तो हेलो थ्री फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई नो कि कल रात को वीडियो नहीं आया क्योंकि कल रात को ही मैं यहाँ पे निकल आया था और इसीलिए मैं वीडियोस भी क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वीडियोस की लेंथ थोड़ा सा छोटी होगी। बट आप लोग टेंशन मत लो, 1 या 2 दिन की बात है, कल शाम को या रात को मैं निकल जाऊँगा। तो परसों मॉर्निंग से आपको वीडियोस अपने टाइम पे और बड़ी बड़ी लेंथ के साथ मिलते रहेंगे, आप लोग उसकी टेंशन मत लो। हाँ, ये वीडियोस छोटे होंगे लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं चैप्टर ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोग को अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझा भी पाऊँ। और कल रात की इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, सॉरी कल मॉर्निंग में, जिस रीज़न से मैं वीडियो सेकंड क्रिएट ही नहीं कर पाया था। एक ही वीडियो मैंने क्रिएट किया था जो कि 12 बजे मैंने क्रिएट कर लिया था और अपलोड मैं शायद 4 साढ़े 4 बजे के आसपास कर पाया था क्योंकि लाइट उसी टाइम पे आई थी। तो चलो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जोयान अपनी गोलियों को फ्यूज कर रहा होता है, साथ ही साथ मोडी भी काफी ज्यादा थक गया था लेकिन वो भी अपनी पिल को फ्यूज करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा था। तो ये एपिसोड बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे जियोयान भी आखिरकार अपनी पिलों को रिफाइन करते हुए और उन्हें एक साथ फ्यूज करते हुए काफी ज्यादा थक जाता है, जो कि मोडी से भी काफी ज्यादा भयानक लेवल पर होती है क्योंकि जियान काफी ज्यादा स्लो तरीके से उन्हें मर्ज कर रहा था। ये देखकर एल्डर जुआन को भी काफी ज्यादा बेचैनी होती है और वो अपने बगल में खड़े हुए यंग मैन से कहते हैं कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि इस मैच को कौन जीतेगा, जियोयान या कि ओल्ड मू या ओल्ड मोडी। आपके हिसाब से इस कंपटीशन का रिजल्ट क्या होना चाहिए। वो यंग मैन काफी देर तक चुप होने के बाद आखिरकार अपने आप को रोक नहीं पाता और स्माइल करते हुए कहता है कि यह कहना वाकई काफी ज्यादा मुश्किल है। आखिरकार मोडी काफी लॉन्ग टाइम से पॉपुलर था इस कॉन्टिनेंट के अंदर और उसे ओल्ड व्यक्तियों में से रखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम पे वो एम्परर लेवल की पिल को जरूर ही रिफाइन कर लेगा। यहाँ तक कि अगर जियोयान का सवाल है तो वो अभी अभी रैंक 2 के अल्केमिस्ट बने हैं लेकिन उनकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस भी हैं। साथ ही साथ उनकी स्पिरिचुअल पावर भी मोडी से कम नहीं है। तो इस कंपटीशन में उनको भी कम समझा नहीं जा सकता है, तो ये कहना कि कौन जीतेगा ये अभी भी जल्दबाजी होगी। ये सुनकर एल्डर जुआन के जो फेस इंप्रेशन होते हैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और वो स्माइल करते हुए उस यंग मैन से कहते हैं, हाँ काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है जब मैंने यंग मास्टर को इस तरह किसी की तारीफ करते हुए सुना है। जिस पे वो यंग मैन स्माइल करता है और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए बोलता है, कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी प्रशंसा करनी ही पड़ती है। आखिरकार यान जियो के पास काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी हैं। आपको उनकी बॉडी के अंदर की हेवनली फ्लेम्स के बारे में क्या लगता है कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया होगा। जिस पे एल्डर जुआन कहते हैं, हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, ये भी एक सीक्रेट एक ना एक दिन जरूर ओपन होगा, इसीलिए हमें इसलिए इन चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद वो और ज़्यादा बात नहीं करते हैं और सामने की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे अब तक एम्ब्रॉनिक पिल तो सामने आ ही चुकी थी जो कि हाफ कंप्लीट हो चुकी थी। साथ ही साथ यहाँ पे 1 महीना भी जियोयान को बीत चुका था जब उसने जिनसेन स्पेस ट्राइब को छोड़ा था। इस 1 महीने के दौरान जियोयान और मोडी दोनों के ही कुलड्रोन में पिल लगभग हाफ कंप्लीट हो ही चुकी थी और इसके बाद ये जियोयान के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर थी क्योंकि ये जियोयान का पहली बार था और ये देखकर लग सकता था कि जियोयान भी एक डीटीआर की पिल को रिफाइन कर सकता है। उस टाइम पे डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर सभी लोग डीटीआर की पिल के लिए कितना ज्यादा पागल हो गए थे, जैसे जियोयान अगर स्वेलो करता तो वो एट दैट मोमेंट ही डी लेवल पर प्रमोट हो जाता और आज जोयान उन डी टीयर की पिल्स को रिफाइन करने में कैपेबल बन गया था। ये सच में काफी बड़ा चेंज माना जा सकता था। यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड तरीके से दोनों के इक्वल रोन में देख रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो बहुत जल्दी ही एक डी टीयर की पिल को जरूर देखेंगे। हालांकि तभी अचानक से एटमॉस्फेयर में चेंजेस होने लगते हैं और आसमान का रंग चेंज होकर काला होने लगता है और वहाँ पे काफी बड़े बड़े स्टॉर्म और तूफान साथ ही साथ ब्लैक कलर के क्लाउड्स आने लगते हैं। ये क्लाउड और चेंजेस मोडी के कारण आए हुए थे क्योंकि उसके कोल्ड्रोन के अंदर एक रेड कलर की पिल धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली थी और वो डी टीयर के एम्ब्रॉनिक पिल अब लगभग कंप्लीट डी टीयर की पिल में चेंज होने वाली थी। इस समय आसमान में भी वो काले काले बादल गरज रहे होते और उनमें काफी खतरनाक हैवी लाइटिंग दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर ये लग रहा था कि ये एलाइड डूसेंग लेवल के वॉरियर को अपने एक ही अटैक में मारने में कैपेबल है। हालांकि तभी जब ये मोडी इस पिल लाइटिंग को देखता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और एक स्माइल उसके मुंह में आ जाती है, जिसके बाद वो कहता है, पिल लाइटिंग यान जियो आज तुम निश्चित ही हारोगे। वो बादल काफी ज्यादा बुरी तरीके से गड़गड़ाहट कर रहे होते हैं जो देखकर वहां पे खड़े हुए और बैठे हुए सभी लोग के फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उनमें अपने एल्डर गुली और चीलिन भी होते हैं जो कि वहीं अपने स्टेज की सीट पर खड़े हो गए थे और आसमान की तरफ ही देख रहे थे और काफी ज्यादा सीरियस भी दिखाई दे रहे थे कि तभी उन्हें दो लोगों के ह्यूमन फिगर्स की उड़ती हुई आवाज आती है जो कि यान बिंग और एल्डर हु होते हैं।
और वो दोनों उसी पिल लाइटिंग के क्लाउड्स के नीचे खड़े हुए थे। हालांकि इस टाइम पे वो क्लाउड को देखकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे थे और इसे बिल्कुल भी हल्का में लेने की सोच नहीं रहे थे। साथ ही साथ उनकी आंखों में कुछ डर को भी देखा जा सकता था। वो देख सकते थे कि लाइटिंग कितनी ज़्यादा पावरफुल है, हालांकि उन्हें पता था कि इस लाइटिंग का उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये पिल लाइटिंग केवल मोडी और एम्पर ग्रेड की उस पिल के लिए आए हैं, लेकिन सिर्फ मोडी को ही बचाने के लिए वो लोग हेवनली फ्लेम के सामने, हेवनली लाइटिंग के सामने खड़े हुए थे। तभी यानबिंग कहता है कि मैंने एक बार पिल लाइटिंग को जरूर रोका था। उस टाइम पे मेरी पावर 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर थी और वहां पे 5+ हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे, जिसे कि एक एल्केमिस्ट ने, जो कि रैंक 2 का था, इनवाइट किया था पिल लाइटिंग से बचने के लिए। उस टाइम पे पिल लाइटिंग को रोकते हुए मुझे काफी ज्यादा चोटें भी लग गई थी, लेकिन अब जबकि मैं हाफ मार्शल एम्पर लेवल के पीक लेवल पर पहुंच चुका हूं, तो मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार ये पिल लाइटिंग कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। जिसके बाद वो अपने हाथ को उठाकर देखता है तो वहां पे उसके हाथ की जगह अंगूठा गायब होता है। और ये अंगूठा इसीलिए गायब था क्योंकि उसने पिल लाइटिंग को छोड़ा था, तो पिल लाइटिंग ने इसे गिफ्ट दिया था और इसका अंगूठा उड़ा दिया था। और जब वो उस अंगूठे की तरफ देखता है जहां पे सिर्फ जले हुए मांस के टुकड़े जैसा निशान था, तो उसका दिल एक बार फिर से कांप उठता है और उसे वही पेन एक बार फिर से फील होता है। साथ ही साथ यही एक रीजन था कि जिसके कारण उसे पिल लाइटिंग से थोड़ा डर भी लग रहा था। हालांकि इस बार जब उसने पिल लाइटिंग को देखा था तो वो काफी ज्यादा नाराज था, जिसके कारण उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। ओल्ड डैमन हु जब इस ऑरे को फील करता है तो वो अचानक से काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी के डुइकी को तुरंत ही बाहर निकाल लेता है, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी टाइम पे यहाँ पे पिल लाइटिंग हो सकती है। तभी यानविंग कहते हैं कि ओल्ड डैमन हु, मैं इस पिल लाइटिंग को रोकने के लिए इसके साथ फाइट करूंगा और आपको तब तक इंटरफेयर नहीं करना जब तक कि मैं आपको इनवाइट नहीं करता हूँ। जब मैं आपको इनवाइट करूं तब आप आएंगे और मेरा साथ देंगे इस पिल लाइटिंग के साथ फाइट करने में। इस वॉइस को सुनकर ओल्ड डेमन तुरंत ही अपना सिर हिला देता है और एक कदम पीछे हट जाता है। हालांकि उसी टाइम पे मोडी की जो कुलड्रोन होती है उससे अचानक एक लाइट निकलती है, जो कि सीधा ही आसमान में क्लाउड की तरफ जाती है, जिसके बाद वहां से क्लाउड में फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है और एक पावरफुल लाइटिंग सीधा ही मोडी के कुलड्रोन की तरफ शूट हो जाती है। ये देखकर यानबिंग कहते हैं कि अगर तुम्हें उस डी टीयर की पिल को डिस्ट्रॉय करना है तो तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ फाइट करनी होगी, वरना तुम मोडी तक नहीं पहुंच पाओगी। जिसके बाद वो एक ईविल स्माइल पास करके सीधा ही पिल लाइटिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने एक ही क्लॉ के अटैक से पिल लाइटिंग को वहां पे रोकने लगता है। तभी वो ब्लैक पिल लाइटिंग, जो कि काफी ज्यादा इजी तरीके से नीचे जा रही थी, वो जैसे ही यानविंग को अपने सामने देखती है तो अचानक ही उससे एक पावरफुल साइन रिलीज होती है और उसकी स्पीड तुरंत ही 2 गुनी तेज होकर काफी ज्यादा बीस्ट पावर के साथ सीधा ही मोड यानजिंग की तरफ टकरा जाती है। हालांकि यहाँ पे यानजिंग भी अपने अटैक को और ज्यादा पावरफुल कर देता है और अपनी डुकी को पावर भी उसमें मर्ज करने लगता है, जिसके कारण उसके पाम अटैक में कोई भी देख सकता था आइस क्रिस्टल भी शो होने लगे थे। जिसके बाद वो अटैक करते हुए कहता है इंपीरियल आइस पाम। जिसके बाद उसका पाम अटैक सीधा ही जाकर लाइटिंग से टकरा जाता है और एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, जो कि पूरे एशियंट स्विस सिटी को कंपा कर रख देती है। हालांकि यहाँ पे जोयान और मोडी दोनों ही अपनी अपनी पिल्स को क्रिएट कर चुके थे, लेकिन मोडी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था जहां पे बस उसे इस पिल लाइटिंग को ही रोकना था, जिसके बाद उसकी पिल कंप्लीट हो जाएगी और उसे सक्सेसफुल माना जा सकता था। लेकिन दूसरी ओर जियोयान, जो कि अंतिम चरण पर पहुंच गया था, वो अभी भी अपनी पिल को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया था। हालांकि उसकी पिल धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही थी, लेकिन अभी भी इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। हालांकि जियान को अच्छी तरीके से पता था कि जब उसने 1 महीने तक सह लिया है तो अब और ज़्यादा टाइम की उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। अगर उसे थोड़ा और भी इंतजार करना पड़ता था तो जियान वो उतना कर सकता था। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मोडी पहले ही अपनी पिल को क्रिएट कर चुका था, जिसके कारण इस एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का चैंपियन तो पहले ही तय हो चुका था। इसलिए जियान को यही लग रहा था कि कहीं वो इस एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को हार ना जाए। किसी को लगता है जियान ये एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग हारेगा जब तक राइटर जिंदा है। यहाँ पे एक तरफ ये लोग अपनी पिल को कंप्लीट कर रहे थे तो दूसरी तरफ वहाँ एक घमासान फाइट चल रही थी, जो कि यान विंग और पिल लाइटिंग के बीच में थी। हालांकि यहाँ पे यान विंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं था और वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैकों के साथ उस पिल लाइटिंग को रोक रहा था। ये देखकर नीचे बैठे हुए लोग और 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल से कम के वॉरियर तुरंत ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये सच में 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के लेट स्टेज पर होने के लायक था। लेट स्टेज को मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। स्टार्टिंग स्टेज होती है, इसके बाद इंटरमीडिएट होती है, इसके बाद पीक स्टेज होती है, इसके बाद लेट स्टेज होती है। ये 4 स्टेज होती हैं। लेट स्टेज मतलब बस 8 स्टार से अब 9 स्टार में पहुंचने वाला है,
जो यानवी 3 स्टार के लेट स्टेज पे है। सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि क्या ये सच में 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की पावर है जो कि पिल लाइटिंग को भी बेअसर कर सकती है। हालांकि उन सभी लोगों को पता था कि यह सिर्फ एक 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर नहीं है, बल्कि ये एल्डर यान बिंग है जो कि सीक क्लाउड पैलेस के फर्स्ट एल्डर हैं। और सभी लोगों को पता था कि वो बहुत ही जल्द डाउडी लेवल तक पहुंच जाएंगे। हालांकि डाउडी लेवल को इस कॉन्टिनेंट के अंदर भी काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था, लेकिन सभी लोग यहाँ पे बस यही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो कब देखेंगे कि यान बिंग डाउडी लेवल पर पहुंच जाएंगे। हालांकि सभी लोग ये देखकर तो पहले ही हैरान थे कि यान बिंग जो कि एक 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर हैं, वो पहले ही अपने लेवल के वॉरियर से काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। हालांकि भले ही नीचे के लोग कुछ भी सोच रहे हों, यान बिंग आसमान में पिल लाइटिंग के चेंजेस को साफ साफ तरीके से देख सकता था। स्टार्टिंग में तो यान बिंग इस पिल लाइटिंग को रोकने में कैपेबल था और साथ ही साथ इसे अपने एक ही अटैक के साथ डिस्ट्रॉय करने में भी कैपेबल था, लेकिन हर एक पिल लाइटिंग अगली पिल लाइटिंग पावरफुल हो जाती थी, जो कि उसके अटैक के कारण उसे काफी ज्यादा बैकलेस देती थी और उसके हाथों को भी बिल्कुल शून्य के फ्रीज कर देती थी। हालांकि यहाँ पे यान बिंग अपनी डुइकुई पावर का भी यूज कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये क्लाउड बिल्कुल भी गायब होने का या कि यहाँ से जाने का निशान नहीं दिखा रहे थे और पावरफुल ही होते जा रहे थे। और अपनी पावर और डुई की पावर को देखते हुए वो और ज्यादा देर तक इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि तभी एक पिल लाइटिंग पावरफुल तरीके से उसके पास आती है जो कि बिल्कुल उसके चेस्ट के सामने आ जाती है। हालांकि वो उसे अपनी पावर को यूज करके तोड़ तो देता है, लेकिन इसके कारण उसकी आधी जो बॉडी होती है पूरी तरीके से सुन्न हो जाती है। साथ ही साथ कुछ लाइटिंग उसकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो गई थी जो कि उसकी पूरी बॉडी को काफी बुरी तरीके से डैमेज कर रही होती है। इस टाइम पे यान बिंग इस पेन को फोर्सफुली भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसको अंदर से सुइयां चुभो रहा हो, और वो इस टाइम पे अपनी उंगलियों को भी नहीं उठा पा रहा था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा उदास हो गया था और साथ ही साथ काफी ज्यादा सीरियस भी दिखाई दे रहा था। उसने फील कर लिया था कि अब जो ये लाइटिंग अटैक है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, जो कि स्टार्टिंग के अटैक से कई 10 गुना या 20 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। हालांकि तभी अचानक क्रैक और काफी ज्यादा गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जो देख कर यान बिंग तुरंत ही अपना गला उठाता है तो वो आसमान में देख सकता था कि बादल आपस में वाइल्ड हो रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि अब जो लाइटिंग आने वाली है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। हालांकि वो ये सोच पाता कि तभी पिल लाइटिंग तुरंत ही एक पावरफुल अटैक के साथ यान बिंग की तरफ शूट हो जाती है। ये देखकर यान बिंग का पूरा शरीर ही अचानक से कांप जाता है और वो पावरफुल और फोर्सफुली तरीके से अपने हाथों को उठाता है जो कि काम करना बंद कर चुके थे, और तुरंत ही अपनी डुइकुई जितनी भी होती है उसे तुरंत ही फ्लैक्चुएट करके बाहर निकालता है और उस पिल लाइटिंग को रोकने के लिए अपना एक पावरफुल पंच क्रिएट करता है। वो पंच जो कि उसकी पूरी डुइकुई पावर से लैस था सीधा ही जाकर पिल लाइटिंग की तरफ शूट हो जाता है। हालांकि इस टक्कर के ब्लास्ट से पिल लाइटिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी कि तभी एक जोर का धमाका आता है और यान विंग का बॉडी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, एक पावरफुल शॉट के साथ पीछे की तरफ शूट हो जाता है और सीधा ही जमीन पर जाकर गिरता है। हालांकि पिल लाइटिंग इस टाइम पे वीक दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी उस पंच से, और कुछ देर बाद वो पिल लाइटिंग तुरंत ही यान विंग का पीछा करती है और सीधे ही उसके चेस्ट पर अटैक कर देती है। हालांकि जैसे ही यान बिंग ये देखता है तो वो तुरंत ही ओल्ड हु की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड डेमन हु, अटैक करो और इसे ब्लॉक करो। ये देखते हुए ओल्ड डेमन हु उसे तुरंत ही धोखा दे देता है और खड़े खड़े स्माइल करता है और कुछ भी नहीं करता। वो ना ही हमला करता है ना ही उस पिल लाइटिंग को ब्लॉक करने के लिए जाता है, बस उसे खड़े हुए देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। ये देखकर तो यान बिंग का चेहरा तुरंत ही पीला पड़ जाता है। जब उसने देखा कि ओल्ड डेवन हु ने उसे अनदेखा कर दिया है तो वो अपने दिल में जानता था कि इस समय वो उसकी मदद नहीं करेगा और इस पिल लाइटिंग को रोकने के लिए वो केवल अब खुद पर ही ट्रस्ट कर सकता था। तभी यान बिंग चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस पिल लाइटिंग से डरता हूँ या कि मैं इस पिल लाइटिंग को रोक नहीं सकता? जिसके बाद वो एक ही थॉट के साथ अपनी डुइकुई को बाहर निकालता है और तुरंत ही अपनी डुइकुई को अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेट लेता है, जो कि एक आइस आर्मर की तरह दिखाई दे रही थी और यह काफी ज्यादा पावरफुल भी दिखाई दे रहा था। हालांकि इतना करने के बाद भी यान जिंग अभी टेंशन में ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो भला अपनी बॉडी के डुइकी को कब तक इस तरीके से यूज करता रहेगा। हालांकि वो इस टाइम पे अपनी बॉडी के डुइकी को बिल्कुल भी नहीं रोकता और तब तक अपनी बॉडी की डुइकी को रिलीज होने देता है जब तक कि उसके सामने एक शील्ड क्रिएट नहीं हो जाती। हालांकि तभी वो पिल लाइटिंग सीधा ही आ जाती है और वहां पे एक ब्लास्ट की आवाज आती है और वो पूरा इलाका ही तुरंत एक घने फॉग से ढक जाता है, जिसके बाद अंदर क्या हुआ था किसी को भी कुछ पता नहीं चलता।
कुछ देर बाद लोग देखते हैं कि आखिरकार पिल लाइटिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ यानबिंग का जो आर्मर था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और यानबिंग पीछे की तरफ ही बेकाबू होकर पीछे की तरफ शूट हो रहा था। वो पीछे जाते हुए मोडी के सामने वाले पिलर से जाकर टकराता है, जिसके कारण मोडी काफी ज्यादा डर जाता है। इस टाइम पे मोडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर यानबिंग यहाँ पे इस टाइम पे उसके कुलड्रोन से टकरा जाता तो उसकी पिल डिस्ट्रॉय हो जाती, जो देखकर उसे लग रहा होता है कि वो यहीं के यहीं यानबिंग को मौत के घाट उतार दे। हालांकि तभी यानबिंग अपने आप को कंट्रोल करता है और खड़े होकर कहता है, ओल्ड डैमन हु, क्या तुम मरना चाहते हो? क्योंकि इस टाइम पे यानबिंग को भी उस पिल लाइटिंग से काफी ज्यादा डर लगा होता है, जिसके कारण वो ओल्ड डैमन हु के ऊपर काफी ज्यादा नाराज होता है। हालांकि ओल्ड डैमन हु उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके हवा में खड़ा हुआ स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग की बात होती तो ओल्ड डैमन हु हो सकता है यानबिंग से थोड़ा डरता, लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा आगे निकल चुकी थी और यानबिंग की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। पिल लाइटिंग के साथ फाइट करने के कारण वो ही नुकसान में था। हालांकि यहाँ पे यानबिंग को पता था कि उसे ओल्ड डैमन हु का साथ चाहिए है, इसीलिए वो और ज्यादा कुछ नहीं कहता। तभी ओल्ड डैमन हु भी कहता है कि मुझे लग रहा था कि आप केवल एक मजाक कर रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि आपने मुझे सीरियसली बुलाया है, इसीलिए मैंने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया था। इसके लिए मैं जानता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे और मुझे कोई दोष नहीं देंगे। अगली बार मैं आपकी हेल्प करने के लिए जरूर आऊंगा। जिसपे यानबिंग ही तुरंत स्माइल कर देता है, क्योंकि वो तो ओल्ड डैमन हु से भी ज्यादा मक्कार और लालची था। उसने तुरंत ही एक नकली स्माइल पास की और इसके बाद कहा, क्या आपको लगता है कि ये अगली बार फिर से होगा? जिसके बाद वो ऊपर देखता है और ओल्ड डैमन हु भी अपनी आंखों से पिल लाइटिंग के ऊपर देखता है। इस टाइम पे उनके बीच में चाहे कितनी भी बहस क्यों ना हो, प्रेजेंट टाइम में उन्हें मोडी की हेल्प करनी थी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम था। हालांकि तभी उन दोनों को एक वॉइस सुनाई देती है कि मुझे आशा है कि आप दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और आपस में फाइट नहीं करेंगे। आइए पहले हम चैंपियन की पोस्ट पे कब्जा करते हैं, इसके बाद आप लोगों को आपका गिफ्ट और इनाम जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही आपस में फाइट करते रहेंगे तो वो इनाम हो सकता है ये बच्चा ले जाए। यान बिंग और ओल्ड डैमन हु जैसे ये बात सुनते हैं तो वो तुरंत ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वॉइस मोडी की थी, जो कि उन्हें एक एम्परर फील देने वाला था। और वो भले ही 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर थे, एक एम्परर लेवल की पिल का अट्रैक्शन अभी भी काफी ज्यादा था। मोडी की बात को सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हालांकि वो एम्परर पिल के अट्रैक्शन भी ना होता तो मुझे लगता है कि ये दोनों लोग एक ही पक्ष में कभी भी खड़े नहीं होते। वहां पे बैठे हुए सभी लोगों ने भी ये चीज फील कर ली थी कि वो लोग जो कि अभी तक एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, कुछ ही मूवमेंट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस टाइम पे वो दोनों ही आसमान में खड़े होकर पिल लाइटिंग की तरफ देखते हैं। उन्हें पता था कि अब पिल लाइटिंग अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है और यान बिंग काफी ज्यादा थक चुका होता है। लेकिन उसे भी अच्छे से पता होता है कि अगर वो थोड़ी देर तक और इसे बर्दाश्त कर सकता है तो यहाँ पे एक एम्परर लेवल की पिल को क्रिएट करना पॉसिबल होगा और इस पिल लाइटिंग को डिस्ट्रॉय करना भी केपेबल होगा। तभी अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज आती है और पिच ब्लैक लाइटिंग, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, उन दोनों की तरफ शूट हो जाती है। यहाँ तक कि एल्डर गूली भी अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ जब वो पिल लाइटिंग को देखते हैं तो काफी ज्यादा डर फील कर रहे होते हैं। सभी को पता था कि पिल लाइटिंग अगली पिल लाइटिंग काफी ज्यादा पावरफुल होती है पिछली पिल लाइटिंग से। अगर ये कंटिन्यू रहा तो आगे चल के ये दोनों भी पिल लाइटिंग के कारण मारे जा सकते हैं। यान बिंग जैसे इस पिल लाइटिंग को देखता है तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और तुरंत ही 100 कदम तक पीछे चला जाता है। जिसके बाद वो इस पिल लाइटिंग को रोकने के लिए ओल्ड डैमन हु को ही आगे करता है। ओल्ड डैमन जब ये देखता है तो वो काफी ज्यादा नाराज होता है। हालांकि उसने देखा था कि पिल लाइटिंग अब तक उसके सिर के पास पहुंच चुकी है, इसीलिए अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो केवल अटैक करना ही चूज कर सकता था। जिसके कारण वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है। जिसके बाद उसके हाथ से ग्रीन कलर की डुई निकलती है, जो कि काफी ज्यादा लाइटफुल होती है और काफी ज्यादा शाइन कर रही होती है। जिसके बाद वहां पे एक पावरफुल क्लॉक क्रिएट होती है उस लाइटिंग में, जो कि स्टील की तरह पावरफुल दिखाई दे रही थी और तुरंत ही आगे पिल लाइटिंग की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही ये दोनों अचानक से टकराते हैं तो एक ब्लास्ट की आवाज आती है, जिसके बाद पिल लाइटिंग तुरंत ही डिस्ट्रॉय होकर तितर बितर हो जाती है। ओल्ड डैमन हु के इस अटैक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये अटैक तो यान बिंग के पिछले अटैक से भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसने कि पिल लाइटिंग को चकनाचूर कर दिया था। वहां पे बैठे हर किसी ने देखा था कि ओल्ड डैमन हु ने सिर्फ अपने एक क्लॉक के अटैक से ही इस पावरफुल लाइटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे ओल्ड डैमन हु भी काफी ज्यादा प्राउडफुल स्माइल को पास कर रहा होता है और सभी के नीचे के जयकारों की आवाज सुन रहा होता है।
यहाँ पे यान बिंग काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सच में ओल्ड डेमन हु इतना ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर होगा। हालांकि यहाँ पे वो लोग कुछ रिएक्ट कर पाते कि तभी वहां पे एक पावरफुल अटैक फिर से चार्ज होता है जो कि कई सारी लाइटिंग अटैक्स होती हैं। वो लोग तुरंत ही मुड़कर जोयान की तरफ देखते हैं तो वो देख सकते थे कि यहाँ पे जोयान तो बिल्कुल एक मेडिटेशन स्टेज पे एंटर हो चुका है, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि जोयान को तो पता ही ना हो कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है। जोयान यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्स्टेंट और फोकस दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ उसकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी एक अलग ही रियलम या कि किसी अलग ही दुनिया में हो। इस टाइम पे जोयान के बॉडी की जो डुइकुई थी वो पहले ही खत्म हो चुकी थी और साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही थी और बस ये भी खत्म होने की ही कगार पे थी। लेकिन फिर भी जोयान अभी तक अपने पिल के बनने का ही वेट कर रहा था और साथ ही साथ वहां पे वो पिल धीरे धीरे क्रिएट भी हो रही थी। हालांकि जोयान भी अपने उस स्टेज के अंदर ये फील कर सकता था कि उसकी डिट्रेबुलेशन पिल एक कंप्लीट पिल बनने से बस कुछ ही स्टेप दूर थी और जब तक जोयान इसे बर्दाश्त कर सकता था तो वो एक डी कंप्लीट पिल को जरूर ही सफलतापूर्वक रिफाइन कर लेगा। हालांकि इस टाइम पे जुआन एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था जो कि अपने एक कुलरोन के सामने पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और सांस लेने की स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो थी। इस टाइम पे जजों की सीट में बैठे हुए गूली और चीलिन भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे और गौर से जोयान को देख रहे थे। उनके दिलों में काफी बड़ी हलचल मच रही थी कि आखिरकार जोयान को क्या हुआ होगा और जोयान उस टाइम तक अपने आप को कैपेबल बना पाएगा या नहीं। साथ ही साथ वीआईपी सीट में बैठे हुए एल्डर जुआन भी काफी ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे थे और वे जुआन के बीक औरे को फील कर सकते थे। साथ ही साथ उन्होंने यह फील कर लिया था कि जुआन ने पहले ही अपनी पूरी पावर को यूज कर लिया है और अब तो जुआन की बॉडी के अंदर 0 पॉइंट में भी पावर नहीं थी। अगर जोयान के पास हेवनली फ्लेम नहीं होती तो यह कहा जा सकता था कि जोयान पहले ही इस कंपटीशन के बाहर निकल चुका होता और उसकी पिल पहले ही फेल हो चुकी होती। यहाँ पे एकमात्र जोयान की हेवनली फ्लेम ही थी जो कि अब तक उसकी पिल को रिफाइन करने के लिए अकेले ही लड़ रही थी। इस टाइम पे एल्डर जुआन के बगल में बैठा हुआ वो यंग मैन जो कि लुओ जिन था, वो भी काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे पता था कि जोयान इस पिल को रिफाइन करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा था और साथ ही साथ इसमें उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होगा। साथ ही साथ उसे ऐसा लग रहा था कि जोयान अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो इसके कारण उसे काफी ज्यादा परेशानी होगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इसीलिए वो कहता है, आज मैं मानता हूं कि आप सच में काफी ज्यादा पावरफुल और जीनियस हैं। आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्हें मैंने अब तक देखा है। आप सच में अपने गोल्स के लिए काफी ज्यादा पावरफुल हैं और बिल्कुल एक इडियट की तरह ही बिहेव करते हैं। आप सच में काफी ज्यादा पागल हैं। आपको पता है कि इसका बैकलेस काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। हालांकि आसमान पे भी वहां पे लाइटिंग और उन दोनों की फाइट चल रही होती है। ना तो पिल लाइटिंग ही हार मान रही थी और ना ही यानबिंग और ओल्ड एमन हु ही हार मान रहे थे। इस टाइम पे वो दोनों ही मिलकर पिल लाइटिंग को रोक रहे होते हैं। हालांकि वो दोनों मिलकर भी अब तक कोई प्रॉफिट नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि पिल लाइटिंग सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है और एक बीस्ट लेवल तक चार्ज हो रही है। इस टाइम पे यानबिंग के हाथ भी सुन्न हो गए थे और वो अपना सिर उठाकर आसमान पे क्लाउड्स को देखता है जो कि धीरे धीरे सभी लाइटिंग्स को अब्जॉर्ब करके एक पावरफुल लाइटिंग को चार्ज कर रहा होता है। हालांकि वो देख सकता था कि ये क्लाउड धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और पिल लाइटिंग भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसका सीधा ही मतलब था कि बहुत जल्दी ही एक डी टीयर की पिल अपेयर होने वाली थी। जिसके कारण यानजिंग और ओल्ड डेमन हुए एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत ही स्माइल करते हैं, जिसके बाद वो अपनी पूरी डुइकुई को इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करते और अपनी अपनी पावरफुल अटैक और फॉर्मेशन को चार्ज करते हुए वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लास्ट अटैक आने वाला है। ओल्ड मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार डी टीयर को अट्रैक्ट करने वाली आखिरकार लास्ट पिल लाइटिंग कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जिसके बाद ओल्ड डेमन हु तुरंत ही अपनी एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और अपने भीतर की डुइकी को पूरी तरीके से फ्लैक्चुएट कर रहा होता है। इस टाइम पे वो बस इस लाइटिंग को रोकने के लिए अपनी पूरी पावर को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी था। उसकी बॉडी की डुइकी काफी ज्यादा तेज स्पीड से फ्लैक्चुएट हो रही थी और उसके हाथों में धीरे धीरे जमा होती जा रही थी। वो डुइकी जो कि उसके हाथ में जमा हो चुकी थी वो तुरंत ही पिल लाइटिंग की तरफ देखता है और एक पावरफुल पंच पिल लाइटिंग की तरफ आगे की ओर फेंक देता है। जिसके बाद एक ब्लास्ट की आवाज आती है और यानबिंग और ओल्ड डेमन हु के एक साथ किए गए अटैक के कारण वो पिल लाइटिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और ऐसा लग रहा था कि पिल लाइटिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये देखकर नीचे के लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि पिल लाइटिंग को रोकने के लिए ये अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा बोल्ड तरीका होने वाला था।
हालांकि उनके ये अटैक कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं ले पाते और पिल लाइटिंग 1 या 2 सांसों के अंदर ही उनके अटैकों को डिस्ट्रॉय करके उन्हें उड़ता हुआ पीछे की तरफ भेज देती है, जिसके कारण ओल्ड डेमेनहू और यान बिंग उदास होते हुए पीछे की तरफ 1000 फुट तक नीचे की ओर जाते हैं। हालांकि पीछे जाते हुए वो तुरंत ही अपने पावरफुल अटैकों को चार्ज करते हैं जो कि उनकी पावरफुल डू स्किल्स होती हैं, और वो जाकर ही सीधा पिल लाइटिंग के ऊपर अटैक कर देती हैं। हालांकि पिल लाइटिंग से तभी तुरंत ही काफ़ी सारी लाइटिंग्स रिलीज होती हैं जो कि उनके उस अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और पिल लाइटिंग बिल्कुल भी वीक नहीं होती। हालांकि यहाँ पे पिल लाइटिंग जरूर पावरफुल थी और उनकी डू स्किल्स के साथ उसने भले ही लाइटिंग को सेंड कर दिया था, लेकिन तभी ही वो डू स्किल्स अपनी अपनी पावर को शो करती हैं और एक वेब को क्रिएट करके पिल लाइटिंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, और धीरे धीरे रिफाइन होकर वो पिल लाइटिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बाद सबके सामने अपेयर होती है एक डी टीयर की पिल, और आसमान में और एशियन स्विस सिटी के ऊपर बनने वाला प्रेशर भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जिसके कारण हर कोई काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा होता है। वो अब रिलैक्स फील कर सकता था। इस टाइम पे मोडी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था वो भी थोड़ा सा रिलैक्स दिखाई देता है और इसके बाद एक गहरी सांस लेता है। वो अपने बैट कोल्डोन के अंदर देख सकता था कि उसकी मैरो पिल रिफाइन हो चुकी है। एक डी टीयर की पिल के रिफाइन होते ही सभी लोग अचानक से तेजी से चिल्लाने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें करने लगते हैं। आखिरकार वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से इस पिल का ही तो वेट कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने 2 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स की पावर को भी देखा था, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा बीस्ट लेवल की थी, और वो शायद ही अपने जीवन में कभी भी ऐसा देख पाते। तो चलिए, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड आपको नाइट में मिल जाएगा, और आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 दिन अगर एडजस्ट कर भी लेते हैं तो अगर हम पीछे भी होते हैं या आगे होते हैं तो हम कवर अप कर लेंगे, उसके लिए भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आज मैंने 3 से 4 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो भी मैंने 26 मिनट 27 मिनट का बना लिया है, जो कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा है, और इस 26 मिनट या 27 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 आवर्स का टाइम लगता है गाइस। तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैंने सिर्फ 27 मिनट का ही वीडियो बनाया है, क्योंकि उसके पीछे स्क्रिप्टिंग होती है, कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, कुछ चीज़ों को सेंटेंस को सेट करना होता है, साथ ही साथ इसे अपलोड करना और इसे एडिट करना, वीडियो के साथ मर्ज करना, ये भी एक प्रोसेस होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लिया करो, ये काम बहुत मुश्किल लगते हैं। मेनली मुश्किल रहता है साउंड को रिकॉर्ड करना, जिसमें मेन टाइम लगता है, और वो 1 से 1.5 घंटा ले लेता है। तो ओके गाइस, मैं आपको मिलूंगा नाइट के एपिसोड पे। अगर जिसने भी लास्ट तक सुना है उसे सब चीज़ें क्लियर होंगी, और जिसने लाइव देखा था उसे भी चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप लोग जाके लाइव देख लीजिएगा। बाय बाय।